वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट में डॉक्टर विनय सर के साथ में स्वागत है। यस, टुडे विल डिस्कस अबाउट द डीवीटी एंड फियोक्रोमासाइटोमा। सबसे पहली बात आपके सामने हम बात करेंगे फियोक्रोमासाइटोमा के बारे में। एक छोटी सी बात आपसे कर रहे हैं, बाद में डीवीटी बताएंगे। पहले फियोक्रोमासाइटोमा क्या होता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फियोक्रोमासाइटोमा नाम से ही पता चल रहा है कि एक ट्यूमर है किसका, एड्रिनल मेडुला का। सर आपने कभी क्वेश्चन में सुना हो, कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के एक होता है बाहर वाला पार्ट होता है कोर्टेक्स, और दूसरा वाला पार्ट होता है मेडुला। एड्रिनल वही ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी वाली ग्लैंड के ऊपर ऐसे टोपी शेप में बनी होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, आउटर वाला कोर्टेक्स और जो बीच वाला होता है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। एड्रिनल कोर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको बोलते हैं, तीन पार्ट होते हैं कोर्टेक्स के, जीएफआर, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। यस, यस। सेकंड नंबर पे आपके सामने ध्यान से समझना, एवरीथिंग इज फॉर यू, आपके लिए बहुत जरूरी है सारी चीजें। दूसरा होता है मेडुला वाला पार्ट। मेडुला से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिनको ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से भी बोलते हैं, जो कि फाइट फ्लाइट और, अर्थात फाइट फ्लाइट, आप समझ रहे हो ना बेटा, फाइट में, फ्लाइट में, आपके सामने दौड़ने में, भागने में, और साथ में डरने, फियर में, फियर फाइट फ्लाइट में जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो एड्रिनल मेडुला से हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसका नाम एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन के नाम से भी है, जिसे एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन रेस्पेक्टिवली बोला जाता है। यस। सबसे पहले पियोक्रोमासाइटोमा क्या है, एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है। एड्रिनल मेडुला का, सर मेडुला का मतलब ये क्रोमाफिन सेल का ट्यूमर है। एड्रिनल मेडुला के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, क्रोमाफिन सेल। तो क्रोमाफिन सेल आर फाउंड इन द एड्रिनल मेडुला में पाई जाती है। तो साथ में अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ये क्रोमाफिन सेल का ट्यूमर होने की वजह से इसको क्रोमाफिनोमा के नाम से भी बोला जा सकता है। क्रोमाफिनोमा इज द अदर नेम ऑफ द फियोक्रोमासाइटोमा। दूसरा, सर सर जो आपके सामने है फियोक्रोमासाइटोमा है, ये प्रोड्यूस करता है नोर एड्रेनालिन कितने परसेंट बेटा, 80%। इसके बाद में इससे और क्या सिक्रेट होता है, एपिनेफ्रिन 20%, और सबसे कम मात्रा में सिक्रेट होता है डोपामिन। तो इसका मतलब फियोक्रोमासाइटोमा जो ट्यूमर है आपके एड्रेनल मेडुला का, उससे तीन हार्मोन सिक्रेट होते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में नोर एड्रेनालिन, उसके बाद में एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, और थर्ड नंबर पे डोपामिन। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, नोर एड्रेनालिन की वजह से। ट्यूमर मतलब होता है किसी सेल का गुच्छा बनना, एबनॉर्मल कंट्रोल डिवीजन। एबनॉर्मल कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है। 10% फियोक्रोमासाइटोमा कैसे होते हैं, मेलिग्नेंट होते हैं। 90% एक ही जगह पाए जाते हैं, बिनाइन होते हैं। 10% जो फियोक्रोमासाइटोमा होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, आपके सामने कैसे होते हैं, आपके सामने मेलिग्नेंट होते हैं। कैसे होते हैं, मेलिग्नेंट। दूसरा, एक एक वर्ड को देखना, एक एक वर्ड को। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सी इमेजिंग मोडिलिटी करानी चाहिए, मतलब कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। इमेजिंग मोडिलिटी का मतलब कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए यदि किसी को फियोक्रोमासाइटोमा है। सर इन्वेस्टिगेशन, इमेजिंग, एमआईबीजी स्कैन। एमआईबीजी स्कैन क्या होता है, एमआईबीजी स्कैन का पूरा नाम याद रखना। एक स्कैन कराते हैं यदि किसी को फियोक्रोमासाइटोमा हो तो एमआईबीजी स्कैन। सर ये जो एमआईबीजी स्कैन है इसका पूरा नाम है मेटा आयोडो, मेटा आयोडो। आपके सामने ध्यान रखना बेटा, कई बार क्वेश्चन आता है ये आपके सामने कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द या एमआईबीजी स्कैन। तो मेटा आयोडो गुएनाइड, क्या नाम बोलते हैं, गुएनाइड, मेटा आयोडो। तो आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एमआईबीजी स्कैन है ये किसके अंदर कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है, फियोक्रोमासाइटोमा के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसका नाम है मेटा आयोडो बेंजो बेंजो गुइनाइन। क्या नाम है, ग्विनिडीन। क्या नाम है, ग्विनिडीन के नाम से बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे, एमआईबीजी स्कैन फॉर एड्रिनल फियोक्रोमासाइटोमा। सर आपने कहा था फियोक्रोमासाइटोमा दो तरह से हो सकता है एड्रिनल ग्लैंड मेडुला के अंदर हो तो उसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला फियोक्रोमासाइटोमा। हो सकता है एड्रिनल ग्लैंड के बाहर हो तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एड्रिनल, मतलब एड्रिनल के बाहर कहीं भी हो बॉडी में, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा एड्रिनल फियोक्रोमासाइटोमा। यदि एमआईबीजी स्कैन फॉर एड्रिनल फियोक्रोमासाइटोमा कब, इफ एमआरआई एब्डोमेन इज द नॉर्मल। यदि किसी को लग रहा है, सबसे फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है अच्छी एमआरआई आपके सामने एब्डोमेन। यदि किसी को फियोक्रोमासाइटोमा है तो एमआरआई एब्डोमेन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि फियोक्रोमासाइटोमा का ट्यूमर 1.5 सेंटीमीटर से कम का है, 1.5 सेंटीमीटर से कम का है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो आपके सामने होती है वो क्या होती है बेटा, आपके सामने एमआईबीजी स्कैन, एमआईबीजी। पेडोपा, दूसरा होता है पेडोपा। पेडोपा किसके लिए होता है, फॉर एक्स्ट्रा एड्रिनल ट्यूमर। यदि एड्रिनल के बाहर का ट्यूमर है, क्योंकि एक्स्ट्रा एड्रिनल ग्लैंड के बाहर का ट्यूमर कभी भी एमआईबीजी स्कैन में नहीं आता, ना एमआरआई में आता है, इसलिए एक्स्ट्रा एड्रिनल ट्यूमर इफ एमआरआई एब्डोमेन इज द नॉर्मल तो कौन सी कराओगे बेटा, पेडोपा।
सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, एमआरआई एब्डोमेन फियोक्रोमासाइटोमा में। दोबारा बोल रहा हूं, एमआरआई एब्डोमेन इज द क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। यदि किसी का एमआई एब्डोमेन नहीं हो पा रहा तो आप, यदि एड्रेनल ग्लैंड का है तो एमआईबीजी स्कैन कराओ, यदि छोटा ट्यूमर है एमआरआई में नहीं आ पा रहा तो, और यदि छोटा ट्यूमर है लेकिन एड्रेनल के बाहर है तो क्या करें, ये पेट डोपा। पेट डोपा इस स्कैन का नाम है पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी, पेट डोपा स्कैन। इन दोनों में क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में आयोडीन डालते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट करते हैं, और फिर यदि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, जो फियोक्रोमासाइटोमा की जो क्रोमोफिन सेल होती है वो क्या कर लेती है, उनको बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेती है, और जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन किसी टिश्यू में पाया जाता है इसका मतलब वहां पर इसका क्या है, ट्यूमर है। क्या है, ट्यूमर। एक्स्ट्रा माइल अलग बात। इमेजिंग मोडिलिटी ऑफ चॉइस, यदि कोई आपसे पूछे कि इन्वेस्टिगेशन में इमेजिंग, जो आप सीटी स्कैन कराओगे, एमआरआई कराओगे क्या, तो इमेजिंग मोडिलिटी ऑफ चॉइस इन द फियोक्रोमासाइटोमा इज द एमआरआई एब्डोमेन। सबसे अच्छी स्कैन है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, एमआरआई एब्डोमेन। इफ इंक्रीज ट्यूमर इज, यदि आपको लग रहा है जो ट्यूमर है 1.5 सेंटीमीटर से कम का है, यदि आपको लग रहा है फियोक्रोमासाइटोमा का ट्यूमर 1.5 सेंटीमीटर से कम का है, तो वी हैव टू परफॉर्म द स्कैन। कौन सी वाली स्कैन कराएंगे, यदि एड्रेनल फियोक्रोमासाइटोमा है तो एमआईबीजी स्कैन, और एक्स्ट्रा एड्रेनल है तो कौन सी कराएंगे, पेट डोपा। क्या कराएंगे, पेट डोपा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन याद रखा हो तो याद रखना। आज के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एमआरआई एब्डोमेन, और 1.5 सेंटीमीटर से कम है तो आपके पास में ये क्रोमाफिन सेल का ट्यूमर, एड्रेनल मेडुला का ट्यूमर, फियोक्रोमासाइटोमा आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। यस, नेक्स्ट जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं उसका नाम है केमिकल फीचर। सर व्हाट इज द केमिकल फीचर? सर केमिकल फीचर मतलब आपके सामने क्या, अर्थात सिम्टम्स आएंगे। केमिकल फीचर मतलब सिम्टम। क्या सिम्टम आएंगे यदि किसी पेशेंट को फियोक्रोमासाइटोमा है? सबसे पहला पाल्पिटेशंस होंगे, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, दूसरा हेडेक होगा, बीपी बढ़ेगा, हाइपरटेंशन, और तीसरा डायफोरेसिस। डायफोरेसिस मतलब पाम और सोल पर पसीने आएंगे। यदि कोई पेशेंट तुम्हारे पास आता है, मुझे पसीने आ रहे हैं, मुझे हार्ट रेट पाल्पिटेशंस होता है, पाल्पिटेशंस मतलब हार्ट रेट आपको बाहर तक सुनाई दे रही है, धक 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 तेजी से, पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि मैं इंपेंडिंग डूम में जा रहा हूं। इंपेंडिंग डूम का मतलब मेरा अस्तित्व खत्म होने वाला है। इंपेंडिंग डूम इज द न्यू वर्ड फॉर अस्तित्व खत्म होने वाला है। तो यह उसको हाइपरटेंशन, शुरू में हाइपरटेंशन होता है फियोक्रोमासाइटोमा में, बाद में एकदम से कम हो जाता है। तीसरा हेडेक। तो ये सब सिम्टम, ये जो ट्राइंगल है ये किसका बताता है बेटा, किसको बताता है, अर्थात फियोक्रोमासाइटोमा को बताता है। इफ वी सी द ट्रायड ऑफ द सिम्टम इन यंग पेशेंट, यदि हम यंग पेशेंट में ये तीनों सिम्टम देख ले, डायफोरेसिस मतलब स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, बहुत तेज तेज स्वेटिंग, पाल्पिटेशंस, हेडेक, हाइपरटेंशन यंग पेशेंट में हो रहे हैं, तो बिना सोचे समझे एक बार आपको एमआरआई एब्डोमेन करा लेनी चाहिए। हो सकता है कि आपका डायग्नोसिस बनना चाहिए फियोक्रोमासाइटोमा होगा। क्या होगा, फियोक्रोमासाइटोमा। यदि मेरा बच्चा रात को सोने से पहले एक चीज भी सीख के सो रहा है, चाहे फियोक्रोमासाइटोमा सीख के सो रहा है या कुछ भी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज मेरे बच्चे ने कुछ किया है। आज जो स्टूडेंट है उसने अपनी जिंदगी में कुछ सीखा है कि फियोक्रोमासाइटोमा का पेशेंट के क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं। नेक्स्ट, तो आपके सामने ये थे क्लिनिकल फीचर। क्या थे बेटा, केमिकल फीचर की जगह क्या कर लेना, क्लिनिकल फीचर। क्या कर लेना, क्लिनिकल फीचर। चलिए नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं हम? 24 आवर, आपकी नर्सिंग में दिया हुआ है 24 आवर यूरिनरी मेटानेफ्रिन लेवल, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है स्क्रीनिंग के लिए। 24 सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। यदि कोई पूछे कि इन्वेस्टिगेशन बताइए आपको क्या करानी चाहिए, एमआरआई एब्डोमेन उपलब्ध नहीं है, सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है फियोक्रोमासाइटोमा में? 24 घंटे का यूरिन का सैंपल लेके उसमें मेटानेफ्रिन का लेवल देख लो कि नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कितना है, मेटानेफ्रिन लेवल, अर्थात फॉर स्क्रीनिंग। यदि इसको आपको पता लग जाए, और साथ में और कौन सी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो, 24 ओवर यूरिनरी कैटकोलामाइंस। कैटकोलामाइंस किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? कैटकोलामाइंस बोलते हैं एपिनेफ्रिन और नोरेड्रेनाफ्रिन, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइंस। तो कैटाकोलामाइंस का 24 आवर का यूरिन के अंदर रेशो देख सकते हो कितनी क्वांटिटी है। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस स्क्रीनिंग के लिए तो अच्छा है 24 आवर यूरिनरी मेटानेफ्रिन। यदि आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपको कंफर्म पता करना है क्या है, तो प्लाज्मा फ्रैक्शनेटेड मेटानेफ्रिन लेवल, प्लाज्मा फ्रैक्शनेटेड। यदि कोई आपसे पूछे इमेज कौन सी कराए, तो एमआरआई कराए। इमेज के अलावा यदि केमिकल इन्वेस्टिगेशन पूछे तो आप बोलना 24 आवर यूरिनरी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, प्लाज्मा फ्रैक्शनेटेड मेटानेफ्रिन लेवल, क्योंकि मेटानेफ्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटानेफ्रिन का प्लाज्मा फ्रैक्शनेटेड लेवल इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन द
फियोक्रोमासाइटोमा। छोटी छोटी चीजें याद रखनी है सर। ट्यूमर लोकेलाइज मैं पहले ही बता चुका हूं, ट्यूमर का लोकेलाइजेशन करना है तो एमआरआई एब्डोमेन कराओ। एमआरआई एब्डोमेन ओवरऑल बेस्ट मोडिलिटी। एमआईबीजी स्कैन कब कराओगे? जब एड्रेनल फियोक्रोमासाइटोमा कितने से कम हो, 1.5 सेंटीमीटर। पैट डोपा कब कराओगे? जब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो, यूज फॉर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल फियोक्रोमासाइटोमा, और कितने सेंटीमीटर से कम हो, 1.5 सेंटीमीटर से कम। ये तीनों बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आज के बाद भूलना मत कि एमआरआई एब्डोमेन इज द इमेजिंग मोडिलिटी या बेस्ट इमेजिंग मोडिलिटी। सीटी स्कैन एमआरआई में कौन बढ़िया है? एमआरआई एब्डोमेन बढ़िया है। किसके लिए? फियोक्रोमासाइटोमा। और यदि आपको ब्लड का सैंपल में क्या देखना है तो यूरिन के सैंपल में देखना है, नॉट ब्लड, यूरिन के सैंपल में आपको 24 आवर अर्थात यूरिनरी मेटानेफ्रिन का लेवल, ये तो स्क्रीनिंग। यदि आपको कंफर्म करना है तो प्लाज्मा के फ्रैक्शन में मेटानेफ्रिन का लेवल, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। नेक्स्ट क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम? फियोक्रोमासाइटोमा का पेशेंट अब तुम्हारे सामने आ जाए, अब आपको देखो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, पेशेंट को ध्यान रखना है, पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, आपको क्या क्या देखो ट्रीटमेंट में, देखो आपको ये ट्रीटमेंट ही आपका इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। ट्रीटमेंट में क्या करोगे? यदि बिनाइन फियोक्रोमासाइटोमा है, बिनाइन मतलब एक ही जगह पे केवल एड्रेनल मेडुला में क्रोमोफिन सेल का ट्यूमर है, जिसे आप फियोक्रोमासाइटोमा बोल रहे हो। बिनाइन मतलब एक ही जगह पर है, कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहा। बिनाइन फियोक्रोमासाइटोमा है तो मेडिकली स्टेबलाइज, पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करो और फिर उसको क्या कर दो, ऑपरेट कर दो, सर्जरी कर दो, उसकी जो फियोक्रोमासाइटोमा है उस वाले पार्ट को क्या कर दो, बाहर कर दो। लेकिन और साथ में क्या दोगे? ओरल फेनोक्साबेंजामाइन। सर ओरल फिनोक्सीबेंजामाइन, सर फिनोक्सीबेंजामाइन क्या होता है? अल्फा ब्लॉकर। क्या होता है? अल्फा ब्लॉकर। तो ओरल फिनोक्सीबेंजामाइन अर्थात बेस्ट ड्रग होती है फॉर प्री ऑपरेटिव हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। यदि किसी पेशेंट को आपके पास हॉस्पिटल में आया, ऑपरेशन करने से पहले उसका बीपी बढ़ रहा है बहुत तेज और ऑपरेशन में आपको लेके जाना है क्योंकि हाइपरटेंशन तो रहेगा, तो सबसे अच्छी ड्रग कौन सी होती है? ओरल फिनोक्सीबेंजामाइन, जो कि एक अल्फा 1 ब्लॉकर है। क्या है? अल्फा 1 ब्लॉकर। अल्फा 1 ब्लॉकर है तो क्या करेगा? अल्फा 1 क्या कराता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अल्फा 1 ब्लॉकर वेजो डायलेशन करा देगा और बीपी को क्या कर देगा? कम कर देगा। बीटा 1, साथ में बीटा 1 पाल्पिटेशंस, बीटा 1 रिसेप्टर पर काम करने की वजह से ये जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन निकल रहा है, ये बीटा 1 रिसेप्टर पर काम करने की वजह से पाल्पिटेशंस आ रहे हैं, और बीटा 2 रिसेप्टर पे भी काम करना है थोड़ा बहुत मात्रा में, तो पाल्पिटेशंस, हार्ट रेट, हेडेक हो रहा है। हाइपरटेंशन में तो क्या दे दिया आपने? ओरल फिनोक्सीबेंजामाइन। लेकिन यदि पेशेंट को पाल्पिटेशंस उठ रहे हैं बीटा 1, तो देन फाइंड, जब आपको पता लगे, ट्यूमर पता लग गया, तो यूज प्रोपेनोलोल। आपको क्या करना चाहिए बेटा? आपको क्या करना चाहिए? प्रोपेनोलोल का यूज करना चाहिए। कई बार यंग पेशेंट यदि हॉस्पिटल में आके एक ये तीनों ट्रायड लेके आ जाए, क्या क्या ट्रायड? हेडेक लेके आ जाना, समझ रहे हो बेटा? तीनों ट्रायड लेके आ जाए, जैसे हेडेक लेके आ जाना, साथ में पाल्पिटेशंस लेके आ जाना, साथ में डायाफोरेसिस अर्थात स्वेटिंग ऑन द पाम एंड सोल पर लेके आ जाना। तो कई बार हम क्या करते हैं, इसको एंजाइटी डिसऑर्डर से साइकेट्री में ले जाते हैं और जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में ले जाकर उसको ट्रीट कर देते हैं। तो कई बार आपको यंग पेशेंट में तो फियोक्रोमासाइटोमा को भी दिमाग में रखे, साइकेट्री की तरफ ना जाए ज्यादा, साइकेट्रिक हो जाओगे वरना। तो नेक्स्ट आपके सामने वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि साइकेट्री तो एक ऐसी ब्रांच है हर पेशेंट को पागल कहती है, हर अच्छे आदमी को भी पागल कहती है। ऐसी ब्रांच आप उसको पढ़ोगे, हर पेशेंट उसकी नजर में, साइकेट्री की नजर में पागल है, समझ रहे हो? नेक्स्ट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अर्थात मैक्सिमम इन द अर्ली मॉर्निंग। देखो बेटा सबसे ज्यादा बीपी कब बढ़ता है फियोक्रोमासाइटोमा के पेशेंट में? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा कब होता है? मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। सो फॉर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट गिव, इसलिए हम क्या करते हैं? अल्फा ब्लॉकर मतलब ओरल फिनोक्सीबेंजामाइन। अल्फा ब्लॉकर में कौन होता है? ओरल फिनोक्सीबेंजामाइन। इन अर्ली मॉर्निंग में पेशेंट को खड़ा होते ही दे देते हैं। अर्ली मॉर्निंग, हमको पता है कि अर्ली मॉर्निंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा होता है और बीपी बढ़ेगा। दूसरा बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनोलोल भी दे दो पोस्ट ब्रेकफास्ट या खाना खाने के जस्ट बाद में। कभी भी अल्फा और बीटा ब्लॉकर को साथ में नहीं देते हैं। देखो अभी अल्फा ब्लॉकर शुड ऑलवेज बी गिवन बिफोर, बीटा ब्लॉकर से पहले देते हैं। हमेशा अल्फा प्लस बीटा देते हैं, लेकिन अल्फा 2 घंटे पहले देते हैं बीटा से। ब्रेकफास्ट के बाद में बीटा देते हैं, साथ दे दिया तो इफ वी गिव बीटा ब्लॉकर प्रियर टू अल्फा ब्लॉकर, यदि हमने बीटा ब्लॉकर पहले दे दिया तो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा? वेजोडाइलेशन करा देगा। बीटा ब्लॉकर क्या काम करेगा? तुम खुद बताओ, बीटा ब्लॉकर क्या काम करता है? बीटा ब्लॉकर कब देते हो आप? एटिनोलोल कब देते हो? जो कोई बीपी का पेशेंट आता है तभी तो देते हो ना। तो यदि किसी को आपने बीटा ब्लॉकर पहले दे दिया प्रियर टू अल्फा ब्लॉकर, तो वेजोडाइलेशन इज ब्लॉक, वेजोडाइलेशन ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि वेजोडाइलेशन ब्लॉक, क्योंकि अनअपोज्ड अल्फा स्टिमुलेशन। अब क्या हो जाएगा? वेजोडाइलेशन ब्लॉक हो गया। सर वेजोडाइलेशन, क्योंकि बीटा ब्लॉकर का काम वेजोडाइलेट करने का नहीं है, ये काम किसका है? अल्फा ब्लॉकर का काम है। बीटा ब्लॉकर कैसे काम करते हैं आपको पता होना चाहिए। बीटा ब्लॉकर स्ट्रोक
वॉल्यूम घटाते हैं, इनका काम ये मतलब नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि वेजोडाइलेशन तो ब्लॉक हो गया, पहले बीटा ब्लॉकर पहले दे दिया आपने, ऊपर से अल्फा ब्लॉकर और दे दिया, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, तो अनअपोज्ड अल्फा स्टिमुलेशन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और तेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द सीवियर बीपी हो जाएगा, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चला जाएगा। इसलिए थस बीटा प्लस अल्फा कॉन्ट्राइंडिकेटेड, केवल अल्फा प्लस बीटा, पहले अल्फा देंगे बाद में बीटा देंगे। क्वेश्चन आया हुआ है नॉर्सेट 2021 के अंदर, दिख जाएगा आपको 100% आपको दिख जाएगा कि फियोक्रोमासाइटोमा के पेशेंट में पहले अल्फा ब्लॉकर देते हैं या पहले बीटा ब्लॉकर। आंसर में बोलना पहले अल्फा देते हैं बाद में बीटा ब्लॉकर देते हैं, वरना सीवियर हाइपरटेंशन हो जाएगा। यस, इंट्रा ऑपरेटिव हाइपरटेंसिव क्राइसिस, यदि ऑपरेशन कर रहे हो और ऑपरेशन करते करते एकदम से बीपी बढ़ गया तो सर्जरी तो चलेगी, सर्जरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द मैलिग्नेंट, कभी भी मैलिग्नेंट वाले में सर्जरी नहीं करते। यदि अर्थात ऐसा ट्यूमर हो कि बिनाइन नहीं हो, एक जगह से दूसरी जगह उठ के चल जाता हो, उनमें कभी सर्जरी नहीं करते। फियोक्रोमासाइटोमा कीमोथेरेपी अर्थात एंड आयोडीन 131 लोडेड MIBG स्कैन कैन बी यूज इन द अर्थात केस ऑफ द मेटास्टेटिक ट्यूमर। मेटास्टेटिक ट्यूमर में तो कीमो दो, केवल कीमोथेरेपी और आयोडीन 131 रेडियोएक्टिव 131 आप दो, ताकि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी यूजफुल होती है। मैलिग्नेंट में कभी भी अपन क्या नहीं देते हैं, अर्थात सर्जरी नहीं करते हैं। दूसरी चीज ध्यान से सुनना, चलो ये तो था आपका फियोक्रोमासाइटोमा। एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है DVT। सर व्हाट इज द मीन ऑफ द DVT? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, नाम से ही पता लग रहा है डीप वेन में थ्रोम्बोसिस मतलब कोई अर्थात क्या हो जाना, कोगुलम बन जाना या अर्थात कोगुलेशन प्लाक बन जाना आपके सामने। आप ध्यान से समझना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, व्हाट इज द डीप वेन थ्रोम्बोसिस? डीप वेन थ्रोम्बोसिस को डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, नॉर्सेट 2021 में इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है? दो ही क्वेश्चन आता है, एक तो होमान साइन फिक्स है, एक तो क्या आएगा, होमान साइन आएगा। ध्यान से समझना। सर कैसे असेसमेंट करेंगे, कैसे असेसमेंट? काफ और ग्रोइन टेंडरनेस हम देखेंगे। काफ की जो मसल है, काफ किसे बोलेंगे? जो आपके नी जॉइंट के नीचे का जो पीछे का हिस्सा है, नी जॉइंट के नीचे जो लेग है उसका पीछे का हिस्सा है, जिसमें काफ मसल सार्टोरियस मसल है, जिसे सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी बोलते हैं। काफ मसल को सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सार्टोरियस मसल पाई जाती है, जो कि ग्रेविटी के अपोज में जाके अर्थात क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शंस करती है। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस का असेसमेंट कैसे करेंगे, तो काफ और ग्रोइन में पेन मिलेगा। टेंडरनेस मतलब होता है टचिंग पेन, टेंडरनेस और हार्डनेस दोनों अलग अलग बात है। कभी बच्चे एक जैसा समझ, टेंडरनेस का मतलब टच करने पर पेन होना, इसे बोलते हैं टेंडरनेस। तो टचिंग पेन और पेन विद और विदाउट स्वेलिंग, स्वेलिंग मिल भी सकती है, DVT में ज्यादातर स्वेलिंग मिलती है, कई बार स्वेलिंग नहीं भी मिलती है। दूसरा पॉजिटिव होमान साइन, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। होमान साइन पॉजिटिव DVT में मिलते हैं। सर व्हाट इज द, जब भी फुट का डोर्सी फ्लेक्शन करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं, नीचे वाले पैर को ऊपर करेंगे तो काफ मसल खींचेगी। आप करके देखो, फुट को ऊपर ऊपर डोर्सी फ्लेक्शन करो फुट का, तो 2 मिनट तक रखो तो काफ मसल खींचेगी। यदि आप DVT के पेशेंट होते अभी तक उछल के पड़ते, क्यों? क्योंकि आप सहन ही नहीं कर पाते और अभी आप पेन को सहन कर पा रहे हैं। तो पॉजिटिव होमान साइन मे बी नोटेड, अर्थात हाउएवर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आर कॉमन, कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं। सो दिस इज नॉट ए रिलायबल असेसमेंट मेजर नहीं है। वार्म स्किन दैट इज द टेंडर टू टच, वार्म स्किन होना ये इसी को ही तो बताता है स्वेलिंग को। कहीं पर भी कोई इन्फ्लामेशन होता है तो रूबर, ट्यूमर, केलर ये सब आते हैं, इसका मतलब रेडनेस, स्वेलिंग मतलब रूबर, केलर मतलब टेम्परेचर बढ़ जाना, समझ रहे हो बेटा? ट्यूमर मतलब स्वेलिंग। तो वार्म स्किन दैट इज द टेंडर टू टच, जो कि टच करने पर कैसी है, पेनफुल है। दूसरा इंटरवेंशन, यदि किसी पेशेंट को DVT हो जाए तो क्या इंटरवेंशन है, व्हाट इज द नर्सिंग इंटरवेंशन? आपके सामने प्रोवाइड बेड रेस्ट एज प्रेस्क्राइब, पेशेंट को बेड रेस्ट दो। दूसरा एलिवेट द अफेक्टेड जो लेग है उसको अपने बॉडी के लेवल से थोड़ा ऊपर कर दो, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी अबव द लेवल ऑफ द हार्ट एज प्रेस्क्राइब। तीसरा अवॉइड यूजिंग द नी गेज, कभी भी पैर को एक दूसरे से क्रॉस नहीं करे वो पेशेंट, कभी भी नेवर लेग क्रॉसिंग। यूजिंग द नी गेज और ए पिलो अंडर द नी, घुटने के नीचे अर्थात या ऊपर किसी चीज से बांध दो पैर को। डू नॉट मसाज द एक्सट्रीमिटी, की मसाज मत करो वरना पल्मोनरी एम्बोलिज्म बदलते टाइम नहीं लगेगा, यहाँ का एम्बोलिज्म उठ के वहां चला जाएगा। ओके नेक्स्ट, ये अच्छे क्वेश्चन है। प्रोवाइड थाई हाई और नी हाई अर्थात एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग, ऐसी स्टोकिंग लगाते हैं अपन पैर में जिसमें थाई को हाई में रखा जाता है एंड नी हाई एंटी एम्बोलिज्म अर्थात क्या लगाते हैं, जो एम्बोलिज्म को रोकती है, स्टोकिंग लगाते हैं। एज प्रेस्क्राइब टू रिड्यूस वीनस स्ट्रेसेस एंड असिस्ट इन द वीनस रिटर्न टू द ब्लड टू द हार्ट, हार्ट में जो ब्लड है उसको काफ मसल से डायरेक्ट हार्ट के अंदर जाता रहेगा। एंड टीच हाउ टू अप्लाई एंड रिमूव स्टोकिंग, कैसे पहननी है कैसे हटानी है पेशेंट को सिखाओ। एडमिनिस्टर इंटरमिटेंट एंड कंटिन्यूअस फॉर वार्म एंड एडिमा, आपको
इंटरमिटेंट और कंटिन्यूअस वार्म देनी है और इडीमा को अर्थात क्या करना है, अर्थात खत्म करना है। साथ में मेजर एंड रिकॉर्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द थाई एंड क्लाउच, हमेशा मेजरमेंट करो किसका बेटा, रिकॉर्ड करो सर्कमफेरेंस को, क्योंकि डीवीटी का जो पैर का सर्कमफेरेंस है वो अनअफेक्टेड लेग से 2 सेंटीमीटर ज्यादा होता है। इसलिए आप देखो कि डीवीटी खत्म हो रहा है या उसमें कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इंस्ट्रक्शन फॉर द क्लाइंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्या क्लाइंट को नर्सिंग इंटरवेंशन क्या दोगे आप? सबसे पहले इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट, क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट कंसर्निंग द हजार्ड ऑफ द एंटीकोगुलेशन थेरेपी। एंटीकोगुलेशन थेरेपी जो भी आपने हेपेरिन चलाया है, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, एनोक्जापेरिन जो भी आपने चलाया है, आप उसका कॉम्प्लिकेशन भी बताओ कि हो सकता है आपको कहीं ब्लीडिंग हो जाए ब्रेन के अंदर, हो सकता है आपको अर्थात अलग सीवियर ब्लीडिंग हो जाए। दूसरा, रिकॉग्नाइज द साइन एंड सिम्टम ऑफ द ब्लीडिंग के साइन सिम्टम, परप्यूरा हो गया, बॉडी पर छोटे छोटे चकते हो गए, या लो प्लेटलेट काउंट हो गया 20,000 हो गया, तो वो बताना है पेशेंट को कि रिकॉग्नाइज करो कोई ब्लीडिंग के, ये टॉयलेट में यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा। अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग टर्म बैठना और स्टैंडिंग करना मना करो, लेटे रहने दो। कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग और क्रॉसिंग द लेग्स व्हेन सीटेड, जब भी उसको बोलो जब भी कहीं सीट पर बैठे तो पैर को एक दूसरे से क्रॉस लेग नहीं करें। एलिवेट द लेग 10 to 20 मिनट एवरी फ्यू आवर ईच डे, हर दिन 10 से 20 मिनट अर्थात 10 से 20 मिनट एवरी कुछ घंटे में, 3 से 4 घंटे में 10 से 20 मिनट पैर को हर्ट के लेवल से ऊपर रखे। नेक्स्ट, प्लान ए प्रोग्रेसिव वॉकिंग प्रोग्राम, प्रोग्रेसिव वॉकिंग प्रोग्राम, धीरे धीरे आज 10 मीटर चला, कल 20 मीटर चलना, उससे अगले 30 मीटर चलना। आगे इंस्पेक्ट द लेग फॉर द इडीमा, लेग में स्वेलिंग देखो, एंड मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ द लेग की सर्कमफेरेंस, मैंने कहा ना जो इडीमा वाला पेशेंट होता है या डीवीटी वाला पेशेंट होता है उसके अनअफेक्टेड लेग से 2 सेंटीमीटर ज्यादा होती है। कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर ज्यादा होती है आपके सामने। नेक्स्ट, यस ध्यान से समझना भाई। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्पेक्ट द लेग फॉर द इडीमा, वियर एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग, मैंने अभी बताया था एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग पहनना सिखाओ। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग से डीवीटी ज्यादा प्रोग्रेसिव होता है, स्मोकिंग इज द इंजरियस फॉर द डीवीटी। अवॉइड एनी मेडिकेशन अनलेस प्रेस्क्राइब बाय द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कभी कोई बिना मेडिकेशन बंद करनी है कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा जब तक प्रेस्क्राइब नहीं करे। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट कंसर्निंग विद द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोअप, प्राइमरी हेल्थ केयर विजिट लेता रहे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से विजिट लेता रहे, लेबोरेटरी स्टडी करते रहो, आप पीटीआईएनआर बार बार कराते रहो। कभी पेशेंट का पता लगे आपने एलएमडब्ल्यूएच 5 दिन से ज्यादा चला दिया, जीरो, जैसे एलएमडब्ल्यूएच मतलब लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, आप देते कौन से रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। आगे ऑप्टेन अर्थात एंड वियर ए मेडिक एबर्ट अर्थात अलर्ट ब्रेसलेट पहन सकते हैं जिसमें आपको पता लग जाए कि कोई दिक्कत तो नहीं है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये फियोक्रोमासाइटोमा मैंने आपको पढ़ा दिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे कनेक्टेड जी, ध्यान रखें और खूब अच्छे से मेहनत करें। जितने टॉपिक्स आपसे वादा किया है मैं आपको दे दूंगा, पर लेकिन आप डेली की डेली जितने टॉपिक्स हो गए उनको बार बार रिवाइज करें, 2 से लेकर 3 बार रिवाइज करें, क्योंकि आपका सिलेक्शन 20 दिन में 100% आपका कहीं ना कहीं हमारा 20 से लेकर 30% योगदान होगा, जितना आपने पढ़ा है उससे ज्यादा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इस 20 दिन का योगदान बता रहा हूं जो आपका पिछले मैंने 20 टॉपिक दे रहा हूं जो। थैंक यू सो मच।